बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हम पढ़ रहे थे, जिसको मेजरमेंट एंड एनालिसिस भी कहते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, इसका मकसद हमने डिस्कस किया था और इसका सबसे आसान मकसद यूं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे आसान इसका मकसद ये है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना। एक सबसे आसान तरीन अल्फाज के अंदर अगर कहा जाए कि हम मेजरमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, इसका सबसे सादा तरीन आंसर क्या होगा? प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। अब कैसे बोलो? फर्स्ट कर लें कि आप कोई भी प्रोसेस चेक कर रहे हैं, फर्स्ट कर लें टेस्टिंग को चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि टेस्टिंग का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। इसके लिए कुछ मैट्रिसेस डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट, अभी हम पढ़ेंगे कुछ डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या है, फर्स्ट कर लें। या अगर हम बात करें कोडिंग की, तो कितने मॉड्यूल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं एवरेज, ठीक है, और क्या कहते हैं कितने डिफेक्ट्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के मैट्रिक्स हम बना लेते हैं और फिर हम उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है, क्योंकि इस कोर्स का सबसे जो मेन मकसद है वो ये सारी चीजें इसके ऊपर आपकी खत्म हो जाती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर। बाकी कुछ हमने डिस्कस किया था कि किसी चीज को किसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर तरीके से किस तरह से वर्क कर रहा है, एवेल्युएट करने के लिए अपने सेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट, ठीक है, सेट क्राइटेरिया के अगेंस्ट इसको एवेल्युएट करने के लिए, और इसके अलावा कंट्रोल करने के लिए। ऑफ कोर्स जब आपको प्रॉब्लम्स पता लगते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो आप उसको फिर कंट्रोल करते हैं, फिर मकसद तो खत्म हो गया ना, तभी तो आपका प्रोसेस इंप्रूव होता है। टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शंस भी इसमें मिलती हैं आपको। अगर एक दफा आपने अच्छे तरीके से डाटा गैदर कर लिया तो फॉर द फ्यूचर आपको उसमें काफी मदद मिलती है प्रिडिक्शन के अंदर। डाटा इन टर्म्स ऑफ एलओसी भी हो सकता है, डिफरेंट चीजें हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस की थी, एलओसी, फंक्शन पॉइंट्स, ठीक है, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह। ये बहुत लिमिटेड मैंने आपको बताया, इसके अलावा बेशुमार चीजें जो देखी जाती हैं, खासतौर पर प्रोसेस के अंदर, जो आज का टॉपिक है हमारा। ये जो ब्रांच है ये रह गई थी हमारी, तो इस ब्रांच को हम कवर करेंगे आज, ठीक है। पीछे चलते हैं, इसके अंदर एक चीज हमारी रह गई थी सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस के अंदर, स्टैटिक कोड एनालिसिस, जो कि मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, स्टैटिक कोड एनालिसिस। बाकी इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? मैट्रिक्स खुद क्या चीज है, एक मैट्रिक्स खुद क्या चीज होती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोसेस हो या कोई भी वर्क प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो या वर्क प्रोडक्ट हो, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। इनके आप ये इसको हम एक एंटिटी समझ कर लें, ये एक एंटिटी है, तो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे कुछ ना कुछ, इन एट्रीब्यूट्स की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। इन चीजों को हम एक मैट्रिक का नाम देंगे, जो मेजर किया जा सके, जो मेजर किया जा सके उसको मैट्रिक कहते हैं। तो फर्स्ट कर लें कि जो आपका कोड है उसका एट्रीब्यूट होता है लाइन ऑफ कोड, फर्स्ट कर लें, कम्प्लेक्सिटी, लेवल, ठीक, इस तरह की चीजें, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो ऐसी चीज को हम मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर करते हैं, इसके लिए आपको मैंने तरीका बता दिया। ये जो मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ ना, चीजें पूछता भी हूँ, फाइनल जब मैं पूछ सकता हूँ मेजरमेंट एनालिसिस का मकसद क्या है, मोटा सा लिख दिया, फिलहाल तो नहीं लिखेंगे आप। इसका सबसे बड़ा मकसद है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। और कैसे, अगर पूछ लूँ तो थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिएगा कि हाँ किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट कुछ एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। अब इस डिस्कशन में मैं दोबारा नहीं जाता कि वैलिड और रिलायबल क्या है, आई थिंक आपको पता होगा। फिर सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का ताल्लुक कोड से होता है, कोड, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोड, इससे ताल्लुक होता है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का। जितनी भी चीजें, जो भी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, जैसे एलओसी, फंक्शन पॉइंट, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी, डिफेक्ट, डेंसिटी, इन सब का ताल्लुक इससे आपके कोड से है। स्टैटिक कोड एनालिसिस देख लेते हैं जल्दी से कि ये क्या चीज है।
एक बात याद रखिएगा, आपका जितना भी कोड है, जिसे कहते हैं कोड, वो सिर्फ दो ही चीजों पर मुश्तमिल होता है, बाकी सारी चीजें बस रिपीट होती रहती है। ठीक है, नंबर 1 उसमें होते हैं ऑपरेटर्स और नंबर 2 उसमें होते हैं ऑपरेंड्स। बस यहाँ पे अब फर्स्ट कर लेते देखें जरा, मैं कहता हूं अगर एंड x इज इक्वल टू 10, इसके अंदर ये जो इंटीजर है ये एक ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेंड है, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये भी ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। ऐसी चीजें जिनको हम नहीं चेंज कर सकते, जो पहले से डिफाइन होते हैं, उसको ऑपरेटर कहते हैं, और जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम सिर्फ ये दो चीजें चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेंड्स का नाम देते हैं। बाकी सारे ऑपरेटर हैं। जी जी 4 प्रिमिटिव मेजर्स क्या होते हैं? इधर देखिए, मैंने आपको चीज बता दी, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के प्रोग्राम इस्तेमाल होता है। तो N1 क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स। अब फर्स्ट करने में एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ, ऐसे कई स्टेटमेंट्स और बनाऊंगी। फर्स्ट कर रहे हैं j इज इक्वल टू 20। अब इसके अंदर देखें कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, इसमें इक्वल ऑपरेटर्स, डिस्टिंक्ट इक्वल ऑपरेटर्स कितने हैं? 1, एक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, ये कितने, ये भी एक है, डिस्टिंक्ट एक है। ठीक है, इसके अलावा ये ऑपरेंड्स हैं वो डिफरेंट है ऑफ कोर्स, और इसके अलावा डिस्टिंक्ट जो सेमी कॉलन है ये भी एक ही है। अब आगे देखें, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स, वो भी एक बात होगी। ऑपरेंड इसमें बेसिकली यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं आपको? 4, तो सारे डिफरेंट है ना, x, j, 10, 20। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर रेफरेंस एंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स रेफरेंस, यानी कि टोटल कितने, अब ये काउंट कर सकते हैं आसानी के साथ। टोटल तो आपको पता है कि इंटीजर 2 हैं, इसके अलावा x और 2 इसमें क्या कहते हैं, बल्कि 4 इसमें ऑपरेंड्स हैं, 2 इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ टोटल। ये जो कैपिटल N1 और N2 हैं ये टोटल को बता रहे हैं, और स्मॉल n1 और n2 हैं ये डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स को बता रहे हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, इन सारी मुसीबत का फायदा क्या है, मतलब ये क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर ये है कि नीचे आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल n1 जमा n2। आगे लिखा है प्रोग्राम वोकैबुलरी। अब नहीं बोला ना, इस दिन क्वेश्चन किया था कि सर मैंने एक दफा शुरू में असाइनमेंट की तो मैंने 2-3 क्या कहते हैं पेजेस की थी, जबकि दूसरे स्टूडेंट ने सिर्फ 1 पेज की थी, ऐसे भी था। इसका आंसर यह है कि आपकी प्रोग्राम वोकैबुलरी कमजोर थी। जब इंसान की प्रोग्राम वोकैबुलरी कमजोर होती है तो लंबा प्रोग्राम लिखता है। आपने देखा होगा जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो बड़ी शॉर्ट स्टेटमेंट्स के अंदर काम अपना कर देते हैं, जबकि जिसकी वोकैबुलरी वीक होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको। आपके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है, a is less than b, मिन वैल्यू a, else मिन वैल्यू b, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम। नीचे एक और प्रोग्रामर ने एक कोड लिखा हुआ, मिन वैल्यू इक्वल टू a लेस देन b, क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। C++ स्पेसिफिक या जावा स्पेसिफिक एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। आपने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, डिस्कस किया नहीं किया। अगर ये दुरुस्त होगा, अगर ये वाकई भी कोड है तो ए असाइन हो जाएगा वरना बी। नीचे देखें x = x + 1, x + 1 या x ++, इन तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन शुरू में हम x = x + 1 करते हैं क्योंकि हमें यही समझ आता है। जो हम मैच्योर होते चले जाते हैं, हमें ऑपरेटर की समझ आती है तो हम प्रोग्राम शॉर्ट होता जाता है हमारा, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी अच्छी है। इसकी मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, इलामा इकबाल
एक बहुत बड़े फलसफे को एक छोटे से स्टेटमेंट के अंदर कंपोज कर देता है शेर व शायरी की शक्ल में। तो यानी कि इतना उसमें वसअत होती है कि बल्कि अल्लामा इकबाल को भी छोड़ें, कुरान पाक की एक आयत ले लें, उसके अंदर लोग जो पता नहीं PhD कर लेते हैं। सही। तो ये मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि वोकैबलरी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका फायदा क्या होगा वोकैबलरी मालूम करने का, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम लेंथ आपको पता ही है, टोटल जितने भी हैं इसको हम प्रोग्राम लेंथ कहते हैं, और ये सबको काउंट कर लिया तो उसको प्रोग्राम लेंथ कहते हैं। और एक LOC होता है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला ये लिखा है। एंड अच्छा ये इसको क्या कहते हैं, आपने कहा था मैथमेटिक्स पढ़ी, ईटा कहते हैं, ईटा चलिए ईटा जो भी है, लेकिन यहाँ पे इसको n1 तस्वर कीजिएगा, स्मॉल n1 n1 log of 2 into ये n1 अलबार प्लस n2 log of 2 और n2, ये सब फॉर्मूला लिखा। ठीक है, ईटा को आप n1 और n2 तस्वर कीजिए। अब आपने n1 और n2 पीछे निकाल लिया ना, जिसको हमने प्रोग्राम वोकैबुलरी का नाम दिया था। आपके पास क्या कहते हैं n1 की वैल्यू भी है और n2 की वैल्यू भी है, तो आप इसमें पुट करें। अगर ये लॉग शॉक निकाल ही लेता हूँ आपको ऐसा कि log of 2 10, log of 2 10 है, तो आप इसको कैसे निकालते हैं, log of 10 डिवाइडेड बाय log of 2 तो निकल आता है, अगर आपके पास ज्यादा एडवांस साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, अच्छा बहरहाल जब आप ये निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो n कैप आपके पास आ जाएगा। n कैप को कहते हैं हम एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ। अगर n जो कि प्रोग्राम लेंथ थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था प्रोग्राम लेंथ का, अगर प्रोग्राम लेंथ जो आपने प्रोग्राम लिखा है अभी अभी उसकी लेंथ ज्यादा है एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ से, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रामर इमैच्योर है, उसके बाद इतनी वोकैबुलरी नहीं है, उसने प्रोग्राम उसने ज्यादा चीजें यूज की, उसने खामखा अननेसेसरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और लंबा चौड़ा किया उसे। ठीक है, ठीक है जी। ये ISTQB जो है ना, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी बोर्ड है, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी बोर्ड, इसके बारे में अगले हफ्ते हम डिस्कशन करेंगे। इसकी बकायदा सर्टिफिकेशन होती है, बड़ी महंगी सर्टिफिकेशन होती है, लोग करते हैं ISTQB। अगला हफ्ता इंशाल्लाह इसी के ऊपर डिनोट करेंगे। ये रिकमेंड करता है कि प्रोग्राम स्टैटिक एनालिसिस भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम वॉल्यूम, एक होता है प्रोग्राम वॉल्यूम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। V इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय log of 2n। ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये ईटा नहीं है, ये n सिंपल है, log of 2n। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n, तो ये V वॉल्यूम, ये n आपने मालूम किया ऑलरेडी, आपको पता है, इसके बारे में हमने पीछे मालूम किया, जिसको हमने गालिबन प्रोग्राम लेंथ का नाम दिया था, प्रोग्राम लेंथ का नाम दिया था। ठीक है, तो प्रोग्राम लेंथ इनटू log of 2n, n क्या है वोकैबुलरी, इनको मल्टीप्लाई जब करें, इसको आंसर निकालें, तो ये वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपका प्रोग्राम एक्चुअल मेमोरी कितनी कंज्यूम करता है, बिट्स, जितनी बिट्स कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जितना करेगा, यानी कि आपने लिखना, जितना आपने प्रोग्राम लिखा है ना अभी तक, उसको आप इस फॉर्मूले में डालेंगे n मल्टीप्लाई बाय log of 2n, तो आपको आपके प्रोग्राम का वॉल्यूम दे देगा कि कितना ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, और बिट्स, जैसे हम बिट्स कह सकते हैं, बिट्स कंज्यूम करेगा। नीचे देखें, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज द कॉमन यूनिट फॉर द साइज बिट्स। It is the actual size of the program if a uniform binary encoding for the vocabulary is used। ठीक है, मेमोरी कितनी है, एफिशिएंट कितना, दूसरे लफ्जों में। ये पोटेंशियल वॉल्यूम जो नीचे लिखा है, ये आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल वॉल्यूम देगा जो इस प्रोग्राम लेंथ के अगेंस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ के बात, ये आपको पोटेंशियल वॉल्यूम इतना होना चाहिए, ये आपको ये बताएगा, और ये आपने कैलकुलेट किया वॉल्यूम अपना। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने का फार्मूला आगे आ रहा है।
पोटेंशियल वॉल्यूम को डिवाइड कर दें अपने वॉल्यूम से जो आपने निकाला है, तो ये लेवल आ जाएगा, प्रोग्राम का लेवल। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इंशाल्लाह दिए जाएंगे आपको। अगर मैंने सवाल दिया तो, अगर क्वेश्चन आया तो पेपर में सारे फार्मूले गिवन होंगे, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है, एल इज इक्वल टू पोटेंशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय आपका अपना जो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। अच्छा, आप आगे देखें, डिफिकल्टी, प्रोग्राम की डिफिकल्टी किस पर डिपेंड करती है? डी इज इक्वल टू 1 ओवर एल। इसका मतलब है कि अगर प्रोग्राम का लेवल हाई है तो डिफिकल्टी क्या होगी? 2 होगी। इसलिए कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो निस्बतन आसान है, डिफिकल्टी लो होती है ना उनकी। जितनी बताएं कि असेंबली लैंग्वेज है इतनी कम्प्लेक्स होगी क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, उसका लेवल लो है ना। इधर देखें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेवल हाई तो डिफिकल्टी लो है, लेवल लो है डिफिकल्टी हाई है। एक और साइंटिस्ट ने ये भी फार्मूले दिए, मैं थोड़े से कम्प्लेक्स हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो ईटा 2 और ये चीजें हैं ये सारी एन हैं। ठीक है, ये मैंने एक इंडियन ऑथर की बुक से लिया हुआ ये लेक्चर, तो पता नहीं उसने ये अजीब सी नोटेशन लिखी हुई थी, लेकिन कहीं और से मैंने जब पढ़ा तो वहां एन स्मॉल एन था तो मुझे ये अच्छा लगा। आप एफर्ट और टाइम भी निकाल सकते हैं, देखिए इतनी जबरदस्त चीज है। एफर्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, आपने सारा कुछ कैलकुलेट कर रखा पीछे, अब आप सिर्फ यूज कर रहे हैं। आपने वी भी कैलकुलेट किया और एल भी कैलकुलेट किया पीछे, लेकिन यहाँ पे एल कैप यूज किया गया ना, तो आपकी मर्जी है यही यूज करें या ऊपर वाला यूज करें, दोनों सेम है फॉर्मूले। मैं आपके नंबर नहीं काटूंगा, ठीक है, चाहे नीचे वाला यूज करें चाहे ऊपर वाला यूज करें, दोनों का आंसर बराबर आएगा तकरीबन। जी जी, स्टैटिक कोड एनालिसिस में आता है। इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। ये आपने कर लिया। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो ऑटोमेटिकली चीजें कैलकुलेट करके दे देते हैं, आप उन्हें सिर्फ कोड दे दें, वो सारा एनालिसिस करके आपको दे देंगे। अभी जब मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा ना कि ISTQB की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं, फिर आपको सारी क्लियर होगी चीजें सारी। बहरहाल तो आपने एफर्ट और टाइम भी निकाल लिया। एफर्ट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय L, सिंपल ये भी कर सकते हैं, या V मल्टीप्लाई बाय D, डिफिकल्टी लेवल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस कैप को भूल जाए, समझ लें कैप नहीं है इसके ऊपर। इन फार्मूलाज को फर्स्ट कर लेंगे, कैप थोड़ी देर लेनी है, तो ये सारी वो चीजें ठीक। इसी तरीके से आप टाइम भी मालूम कर सकते हैं, E डिवाइड बाय बीटा। बीटा यहाँ पे लिखा हुआ कि 18 लेना चाहिए, बस हमारा मसला हल हो गया, आसान सी बात होगी। ठीक है, बीटा इज नॉर्मली सेट टू 18 सिंस दिस सीम टू गिव गुड बेस्ट रिजल्ट्स इन हेल्स्टर्स अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो अभी थे। अब ये आपकी होम एक्टिविटी है जो आपने घर से करके लानी है और मुझे दिखानी है। ये आपकी एक तरह की असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2, समझ के बात है, ये असाइनमेंट 2 है ना। क्या क्या हुआ तो असाइनमेंट हो गया, बस ये अपलोड कर दूं, खत्म बात। आपको समझाई है असाइनमेंट मैंने, वरना तो मैं आपको खुद पढ़ने के लिए दे सकता था। ठीक हो गया। ये कोर्स थोड़ा सा पढ़ने वाला ज्यादा है, ठीक है, प्रैक्टिकली तो कम है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें किए नहीं कुछ जा सकता। फिलहाल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है आपको कि क्या है, लेकिन ये कि इंफॉर्मेशन देने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है। बहरहाल सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का चैप्टर हो गया खत्म। अब प्रोसेस मैट्रिस, कुछ लोग इसको प्रोजेक्ट मैट्रिसेस भी कहते हैं। प्रोसेस या प्रोजेक्ट मैट्रिसेस, ठीक हो गया। सबसे पहले इसमें, अच्छा इसमें हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस पहले भी की हैं, जैसे कॉस्ट। कॉस्ट एक मैट्रिक्स है, किसी भी क्या कहते हैं शुरू में जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं उसमें हम कॉस्ट का भी एस्टिमेट देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट से मुराद जो है 2 चीजें होती हैं। कुछ लोग इसको कॉस्ट समझते हैं जैसे सिर्फ मनी है, मॉनेटरी वैल्यूज है। नो, कॉस्ट से मुराद एफर्ट भी होती है, ठीक है। तो कॉस्ट या एफर्ट हो चाहे मनी हो, दोनों हमें एक बहुत
हमारी क्योंकि विजन देते हैं हमें, फ्यूचर विजन कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। एफर्ट को हम इंजीनियरिंग आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग आवर्स से मुराद है कि घंटों में, दिनों में, वीक्स में, ये आपकी मर्जी होती है कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट को मनी में की सूरत में भी लिखा जाता है। कॉस्ट वेरिएंस एक बताया था आपको, अगर याद हो, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस होता है कि आपने कितना आपके पास बजट था पहले, उसमें आपने 10 रुपए लगाने थे किसी काम के, टास्क ए आप कर रहे थे, और लेकिन लगे आपके 12 रुपए, इट मीन्स के कॉस्ट वेरिएंस 2 का आ गया। वेरिएंस कितना आ गया? तो इसी तरीके से आप करते हैं सारा। ये क्यों करते हैं? ताकि आप दोबारा ट्रैक पे आ सकें, कंट्रोल कर सकें चीज़ों को। अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट जा रहे हो आप, तो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ कंट्रोल करना पड़ता है ताकि दोबारा से ट्रैक पे आ जाए। और इसके अलावा ये इसलिए भी करना जरूरी होता है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी मेंटेन करना। हाल तो कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको उस प्रोजेक्ट के लिए तो शायद कम ही फायदा दे, अगले प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा देती है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा जबरदस्त हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मेंटेन होती रहती है जिसको आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट लगी थी, कितनी एफर्ट लगी थी, कितनी कॉस्ट लगी थी, कितनी एफर्ट लगी थी। समझिए बात? जैसे हम कहते हैं एक्सपर्ट जजमेंट, आपको पढ़ाया था जो एक्सपर्ट जजमेंट भी कोई ये नहीं कि बस आंखें बंद करके कहते हैं बस ठीक है इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। वो भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलेंडर टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म अ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन। टोटल टाइम जो लगता है स्टार्ट से कंप्लीशन के लिए, उसको हम साइकिल टाइम कह रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक यहां पे दी गई है। मसलन स्टैटिक साइकिल टाइम क्या होता है? जो फिक्स हो एक तरह का, ठीक है। मसलन इफ 4 सोर्स कोड यूनिट्स वर प्रोग्राम्ड दिस वीक एंड दे टुक 5 days, 10 days, 7 days एंड 8 days रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द स्टैटिक साइकिल टाइम कितना होगा? सबको आप जमा करें और 4 पे डिवाइड कर दें तो 7.5 days होगा टोटल टाइम। यानी कि एवरेज टाइम आपको पता लग गया कि एक एवरेज टाइम कितना लग रहा है चारों मॉड्यूल्स के ऊपर, तकरीबन 8 दिन लग रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया? या एनालिसिस आप क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए। मैंने एक वर्ड यूज किया था प्रिडिक्शन, अगर शुरू में आपको याद हो तो ये प्रिडिक्शन के लिए बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, एक डायनामिक साइकिल टाइम भी होता है, इसको जरा गौर से देखिएगा। डायनामिक साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि जो प्रोग्रेस में हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, आइटम दैट हैव ओनली पार्शली कंप्लीटेड प्रोसेस बाय 1/2 द नंबर ऑफ द न्यू स्टार्ट्स प्लस न्यू कंप्लीशन ड्यूरिंग द पीरियड। नहीं समझ आई मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 52 सोर्स कोड यूनिट्स वर स्टार्टेड दिस मंथ, ठीक है, 68 सोर्स कोड यूनिट्स वर कंप्लीटेड दिस मंथ एंड 16 सोर्स कोड यूनिट्स वर इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ, द डायनामिक साइकिल टाइम कितना होगा? इतना होगा। अगर एक मंथ में 23 दिन होते हैं, अगर 23 दिन आपने काम किया है, एक मंथ में आप 30 दिन तो काम नहीं करते ना, बाद वक्त इससे भी काम करते हैं आप, तो खैर 2 दिन ही करते हैं काम। तो साइकिल टाइम, डायनामिक साइकिल टाइम किसका कैलकुलेट करेंगे? 52 मतलब जितने काम आपने स्टार्ट किए हैं, 52 आपने प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कोड यूनिट्स आपने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। 68 आपने क्या किए हैं? कंप्लीट कर लिए। सॉरी, ये फार्मूला यहां से शुरू होता है। 16 को पहले आपने शुरू करना है यहां से। 16 सोर्स यूनिट्स हैं, प्रोग्रेस के अंदर है। 52 आपने स्टार्ट किए अभी ताजा ताजा नए नए, और 68 आपने कंप्लीट कर लिए, डिवाइड बाय 2, और जितने आपने डेज काम किए उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6.1 डेज पर यूनिट बता रहा है। अब ये फार्मूला आया कैसे, किसने इजाद किया, ये हमारा कंसर्न नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कंसर्न ये नहीं होता कि किसने क्या इजाद किया, उसका कंसर्न होता है यूज करना उसको। तो ये फार्मूला बड़ा अच्छा है इस लिहाज से क्योंकि ये भी बता देता है कि जो प्रोसेस स्टार्ट है, कंप्लीट हो गए, ठीक है, या
और क्या था तीसरा, कंप्लीट हो गए हैं, अभी भी स्टार्ट हुए। उन तीनों को मिला के एक आपका एस्टिमेटेड टाइम बता देता है कितना टाइम लगेगा, 6.1 डेज पर यूनिट। ये वैसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ठीक है। अगेन वही फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। अब अगली बात आती है जिसका ताल्लुक है एजाइल मैथडोलॉजी से, क्योंकि आजकल जितनी भी एजाइल मैथडोलॉजी है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर को बहुत फोकस करती है। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, आप देखें सोने की चीज बना के उसको दे दें, अगर वही खुश नहीं है तो ये चीज किसी काम की, द वेस्ट ऑफ मनी एंड एफर्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप कैसे चेक कर सकते हैं? वैसे ही मेरा आपसे एक रफ सा क्वेश्चन है, कैसे चेक करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन? अगर आपको एक टास्क दूं मैं, फीडबैक सर्वे, ठीक है, सर्विस के आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सर्विस के कैसे किए जाते, सिंपल। ये एक रिजल्ट है जो सर्वे से किया गया है, देखें जरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे रिजल्ट्स, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज को टेस्ट किया गया है। अब ये आप देख लेंगे क्या कैटेगरीज हैं, ठीक है। और फिर देखें इसको किस तरह से मेंटेन किया गया, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक तरह का ग्राफ बनाएगा, ठीक है। ये जो बबल्स आपको नजर आ रहे हैं दरमियान में, ये बबल्स ये शो कर रहे हैं कि किस चीज की पोजीशन कहां बनती है। मसलन अगर एक चीज बहुत ज्यादा, अगर इंस्टॉलेशन के केस में आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नजर आती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे ग्रे एरिया में रखा गया है। इस एरिया में जो आपको नजर आ रहे हैं, इट मीन्स के ये इंपॉर्टेंट है और सेटिस्फेक्शन लेवल इनका एवरेज है। इधर देखें जरा, ये जो 2 और 7 है ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्या है, इनिशियल सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी, एंड 7 है डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूजर ने सेटिस्फाई नहीं है। इट मीन्स के ये 2 एरिया जिनको आपको पकड़ना चाहिए, दे नीड फर्दर इंप्रूवमेंट। सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है और डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छा बनाने की जरूरत है आपको, इफ यू वांट टू रीगेन द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर्स। उनको दोबारा पकड़ना चाहते हैं कस्टमर्स को, वरना तो भाग जाएंगे वो, और ये सबसे बड़ा बिजनेस लॉस होता है, आपके कस्टमर ही भाग जाएं। ये देख लें भारत वालों का क्या हाल हुआ है। सबसे बड़ी कंपनी थी, अरेबिक कंपनी थी, लेकिन एक बिल्कुल बैठ गई है। अब तो उन्होंने मेरे ख्याल अलाइन हो गए हैं जी। तो ये होता है जब आपके कस्टमर भाग जाते हैं, फिर ये हाल होता है। समझ के बाद पूरे के पूरे बिजनेस और जमीन बॉस हो जाते हैं। इसलिए ये करना जरूरी होता है। ये खाली नहीं कि बस आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है तो आप बड़े जबरदस्त इंजीनियर हैं, नहीं। आजकल की दुनिया में, आजकल की तेज तरीन दुनिया में ये काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप देखना अगर अच्छे से सॉफ्टवेयर से जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी। वो चीजें करते हैं खासतौर पर नेट सोल इंटरेक्टिव ग्रुप वगैरह, जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, टेक्नोलॉजिक्स वगैरह, यहाँ भी चीजें आपको मिलेंगी। इसी तरीके से एक और ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन वाइज रिजल्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन किए गए और उसके रिजल्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से पता लग रहा है कि ये बड़ा नॉर्मल सा एक रिजल्ट आया है। देखें, कोई भी क्वेश्चन है, फर्ज कर लें, हमें इससे गर्ज नहीं है। आपके कस्टमर्स हैं किसी एक एरिया में बहुत ज्यादा एग्री कर रहे हैं कि ये चीज अच्छी है, लेकिन बाकी 2 जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे। बी देखें, सारी चीजें तकरीबन बराबर चल रही हैं, और सी देखें बाय मॉडल आ रहा रिजल्ट, एक एरिया में भी स्ट्रांग है, दूसरे एरिया में भी स्ट्रांग है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, दे बोथ आर प्रॉब्लम्स। अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों ना, अब सारे लोग अगर बराबर तकरीबन आंसर दे रहे हैं, ये चीज बुरी है सारे बराबर कह रहे हैं, ये चीज अच्छी है सारे बराबर कह रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छी है सारे बराबर कह रहे हैं, इससे कोई मसला है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेट। ये तो देखें, एक कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बुरी है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है, इधर भी प्रॉब्लम है। तो आपको देखना पड़ता है कि क्या इसको किस तरह से हैंडल किया जाए इस चीज को। फर्ज कर लें कि सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी को आप चेक कर रहे थे, एक और चीज आपको करनी चाहिए कि क्वेश्चन चेंज मत करें।
यानी कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है आपका ना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का डाटा आपके पास आ रहा है इस तरह का, तो क्वेश्चन चेंज ना करें क्योंकि उससे रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एक और चीज़ जो कि यूज़र की खराबी होती है वो ये होती है कि यूज़र्स बैड एक्सपीरियंस को भूलते नहीं हैं, उनके दिमाग में वही बैड एक्सपीरियंस होता है पुराना, इवन के 2-3 रिलीजेस गुजर भी जाएं उनके माइंड में वही होती है चीज़। उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए फिर काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, अगेन एक उसी सर्विस से रिलेटेड एक रिजल्ट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, क्वार्टरली यानी कि हर 3 मंथ्स के बाद एनालिसिस किया गया है और मकसद क्या था, सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करना। तो देखें सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज रियली गुड थिंग। अगर सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर जा रहा है तो आपको खुश होने की जरूरत है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन लेवल नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ी सी परेशान होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नईमुल्ला जैसे डेवलपर बैठे हुए हैं और धड़ाधड़ मदर जैसे और पता नहीं कौन, अरे आप सब जैसे डेवलपर्स बैठे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया क्वालिटी को। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स के आप अपनी एफर्ट और मनी जो है वो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और नीड्स को नहीं देख रहे। दिस वन क्या क्लास ले रहा हूँ ना, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है आप लोगों का, मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, पीछे देख रहे हैं और दाएं में बातें कर रहे हैं। अरे हाल ओके तो भी ठीक है आप लोग। अगर आप लोगों से मैं मजाक करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पे चढ़ जाए मेरे, ठीक है? मुझे दूसरी तरह पढ़ाना भी आता है, ठीक है? और ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है आपकी वर्कशॉप के अंदर भी, बहुत ज्यादा केयरलेस और बहुत ज्यादा जैसे कि पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है, बस ये नईमुल्ला दे रहे हैं और सबक कमल, हमें तो इससे गर्ज नहीं है, बस ये दें और फारा करें, हमें जल्दी जल्दी हमारी जान छोड़े और हम घर जाएं। चले मैं देख लेता हूँ आपको, अभी इंशाल्लाह पेपर में आ रहे हैं, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जी, तो कस्टमर इम्पैक्ट की बात मैं कर रहा था, इसमें हमने एक चीज चेक की कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके थोड़ा सा मैंने आपको रेफरेंस दिए। रिस्पॉन्सिव टू द प्रॉब्लम रिपोर्ट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका ताल्लुक काफी ज्यादा क्वालिटी से है। आपको शुरू में प्रॉब्लम रेजोल्यूशन एक प्रोसेस मैंने बताया था, बड़ा लंबा चौड़ा, पेपर में भी दिया था। ये क्या है, इधर इस ग्राफ को देख लेते हैं। अगर इस ग्राफ को समझ लेते हैं तो हम इस चीज को समझ जाएंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। अगर एक प्रॉब्लम आ जाता है किसी जगह पे, उसको जल्दी से रिजॉल्व करना चाहिए। कितनी देर में आप उसे रिजॉल्व करते हैं, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। कितना जल्दी आपने रिस्पॉन्स दिया। प्रॉब्लम ओपन हुआ, प्रॉब्लम ओपन होने का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम यानी कि आ गया सामने, डिफेक्ट फाइंड आउट हो गया, ओपन। जब ओपन हो जाता है तो फिर कितनी देर के अंदर उसको आप रिजॉल्व करते हैं, इसको कह रहा है रिस्पॉन्स। ठीक है, अब समझ आ रहा है? लेकिन इसके लिए भी आप गोल्स डिजाइन कर लेते हैं अपने कि अगर एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होगा, मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम होगा, तो उसको रिजॉल्व कितने दिनों में करना, उसको अपने घंटों में रिजॉल्व करना है। दिनों तो बहुत दूर की बात होती है। अगर एक मेजर प्रॉब्लम है तो उसको आप कुछ दिनों में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मे बी 1 वीक। और अगर बहुत ही माइनर सा प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसके लिए आप 2 या 3 वीक्स के अंदर उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, ये बात की जा रही है यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस की। इसमें देखिए चार्ट है, पर्सन मीटिंग पीरियड क्या है, परसेंटेज ऑफ मीटिंग, मतलब कितने मीट कर लिए गोल्स। गोल्स मतलब कितने डिफेक्ट आपने आए थे उसको अपने कवर अप कर लिए, रिजॉल्व कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। इसका डिफेक्ट इंसिडेंट रिपोर्ट शेयर करते हैं इसमें, डिफेक्ट इंसिडेंट रिपोर्ट, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। 62% रिजॉल्व है, 65% रिजॉल्व है, 79% चलते जा रहे हैं और गोल्स के करीब जा रहे हैं। टेक्निक के रिजॉल्व हो रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ब्लर हो गया। नंबर ऑफ नॉन क्लोज्ड डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स क्या थे,
एक है आपने क्लोज कर लिए, एक है जो आपसे क्लोज नहीं हो सके, यानी कि रिजॉल्व नहीं हो सके। वो कितने थे? वो इस लाइन में चले जा रहे हैं। ये फिर आगे अकोमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी इस पे डिस्कस करते हैं कि बाज दफा आपके इख्तियार में भी नहीं होता कि आप सारे डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सकें। इंसान है ना, इंसान की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो वो जो डिफेक्ट्स आपसे एस्केप हो जाते हैं वो आगे जाके दोबारा उभर आता है। ठीक, और फिर आपको उसको वहां पे आपको टैकल करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कुछ अच्छा एंड पे देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 95% ऑफ द गोल अचीव हो गया और फिर यहाँ पे खत्म हो गया सारा। कोई प्रॉब्लम क्या कहते हैं ओपन नहीं है। 96% हमने रिजॉल्व कर लिए और एवरेज एज का मतलब है जिस दिन, यानी कि एवरेज एज कितना है यहाँ पे, इसका मतलब है कि अंदाजन जब जिस दिन से प्रॉब्लम ओपन होगा उसके बाद से कितने दिनों में इसको रिजॉल्व किया, 22 लिखा है। तो 22 दिनों में मैंने 65% प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, फिर 34 दिनों में 65% एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई? एवरेज एज, जिस दिन प्रॉब्लम डिफेक्ट फाइंड आउट हुआ उसके बाद से अंदाजन कितना एवरेज कितना टाइम लग रहा है। तो ये एवरेज टाइम यहां पर लिखा हुआ। 95% क्यों है यहाँ पे, 100% क्यों नहीं है? पॉसिबल नहीं है 100% कि आप सारे डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सकें। अभी हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे एक चीज इसी के अंदर, ISTQ भी। वो कहता है कि एग्जॉस्टिव, इसका वर्ड होता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एक टेस्टिंग प्रिंसिपल है। टेस्टिंग की जब दी जाती है ट्रेनिंग तो पहला ये प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है कि भाई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ये ना हो कि पकड़ के तुम सुबह से शाम लगे रहो और उस पर एक मंथ लगा दो एक ही कोड के ऊपर कि मैं सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए 95% पे आके रुक गए हम। ठीक है, ये जो है ग्राफ ये नंबर ऑफ नॉन क्लोज्ड प्रॉब्लम्स को बता रहा है जो क्लोज नहीं हुए। ठीक है, ओपन तो हुए थे लेकिन क्लोज नहीं हुए। ऑल क्लियर? इसमें देखने को पूछने वाली बात है। एज एंड डेज सिंस ओपन, एक नीचे आ गया और दूसरा नंबर ऑफ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ नॉन क्लोज प्रॉब्लम रिपोर्ट्स वो आ रही है। इसका मतलब क्या है? ये आपको ये बताता है कि डिफरेंट, एक तो आपको रीजन दे रहा है, मीडियम, हाई, अर्जेंट, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और इसमें से कौन से ऐसे प्रॉब्लम जो अब तक क्लोज नहीं हुए। अच्छा, ये जो एनालिसिस ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एनालिसिस है। आपकी किताब में बड़ी अच्छी एनालॉजी बताई हुई है। फर्ज कर लें कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते हुए आपने आगे अगली स्क्रीन पे पेंट कर लिया, आपको कोई नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और रियर विंडो के ऊपर आप देख रहे हैं कि पीछे कितने लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं और कहां टकरा के गाड़ी जा रही है। फिर नेक्स्ट टाइम आप ड्राइविंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको रास्तों का मालूम हो या ठीक चलें। तो पहली दफा बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। जब नया नया आपने ऑर्गेनाइजेशन खोली है, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं आपने, बिल्कुल आप ब्लाइंड हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। या तो ये कि आप बेंच मार्किंग यूज कर लें, किसी दूसरे का बना बनाए प्रोसेस को आप अडॉप्ट कर लें। ठीक है, अगर बेंच मार्किंग यूज नहीं कर सकते तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल 3 साल, तब तक कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाए। समझिए बात आपके नहीं? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लैगिंग इन्फॉर्मेशन है, ये सारी हो चुकी है। ये तो आप हो तो नहीं रही, ये तो हो चुकी है। मतलब देखें 30 दिन गुजर गए, 30 दिन से ज्यादा। तो ये आपके पास प्रॉब्लम आए थे, आपने क्लोज नहीं किए, यानी यू हैव टू थिंक। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? चलें समझ जाएंगे। डिफेक्ट डिटेक्शन, जी नजर नहीं है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से देखिएगा। मैं अभी इस पे बात कर रहा था ना आपसे, एक फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, क्या उसमें सारे डिफेक्ट मालूम कर लेंगे? अच्छा, अगला आपका बड़ा अगले 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई छुट्टी मत करिए, याद रखिए, क्योंकि हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ISTQ भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया,
आज इसके ऊपर हमें टाइम कम मिला, लेकिन फिर भी जितना मिला हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए रिक्वायरमेंट। अच्छा, ISTQB ये कहता है कि टेस्टिंग होती है ना, वो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कोड डिजाइन होना चाहिए, कोड होना चाहिए, तब टेस्टिंग होती है। इसको बिल्ड करते हैं, हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग कैसे की जाती है। कोड तो नहीं है, रिव्यूज इंस्पेक्शन आगे पढ़ेंगे, अगले हफ्ते पढ़ेंगे रिव्यूज इंस्पेक्शन वगैरह, इसकी वजह से हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें से ये देखिए हमने कितने बग्स निकाले हैं, 6-7 बग्स निकाले हैं। और ये समझे ये कि जैसे कि सारे हमने निकाल लिए हैं और ये बड़े सेटिस्फाइंग हैं इस वक्त, लेकिन ये कि जब अगली फेज में जाता है इंसान तो पिछली फेज के कुछ बग्स दोबारा रीअपीयर हो जाते हैं जो कि उस वक्त रह गए थे। इसे कहते हैं एस्केप्स। तो नंबर ऑफ एस्केप्स 3 थे जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज से जंप लगा के आपके डिजाइन फेज में अपीयर हो गए। तो आपको इसको भी रिजॉल्व करना है। डिफेक्ट्स कहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त एक फिलॉसफी का नाम है कि डिफेक्ट किस तरह रीअपीयर होते हैं। आगे चले आप थोड़ा सा आगे चले, डिजाइन आपने स्टार्ट किया सॉरी कोडिंग स्टार्ट की, तो क्या हुआ कि कोडिंग से डिजाइन की फेज से एक बग रह गया था जो आपने उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन अब दोबारा रीअपीयर हो गया। अब क्या हो गया, रिक्वायरमेंट से 4 आए थे और एक आपका इधर से आ गया डिजाइन से। तो कोडिंग ये 5 पीछे से आ गए और ये इसके अपने कितने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 तक से अपने आ गए एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये सारा आगे सिलसिला चल रहा है। ठीक, ये देखें मजीद टेस्टिंग में मजीद कुछ बैक से चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आप आगे चले जाएं तो उससे मजीद कुछ मिलेंगे। यानी कि ऑपरेशंस के वक्त जब यूजर इसको इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ मजीद बग्स जो टेस्टिंग से भी नहीं पकड़े गए वो उस वक्त पकड़े जाएंगे जब ऑपरेशंस में चला जाएगा। अब इसका मकसद क्या, इसका मकसद यह कि जब आपके पास डिफेक्ट्स आते हैं और एस्केप्स आते हैं, नंबर ऑफ एस्केप्स, इसको जरा दोबारा से पढ़ते हैं यहाँ पे। One way to measure the effectiveness of defect detection process is to measure the number of escapes from that process. ये escape क्यों आते हैं, कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका कोई आंसर बता सकते हैं? ये escapes क्यों आ जाते हैं? इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी escapes आए, इसका मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस अभी इतना मैच्योर नहीं है। अगर प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो तो उसमें नंबर ऑफ बग्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में अगर ज्यादा आपने बग्स एस्केप हो गए, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है? एस्केप मतलब कैसे होते हैं? अक्सर आपने घरों के अंदर एक लगी होती है स्क्रीन जिसके अंदर ताकि बग्स ना आने दे वो। तो जितने बग्स आपसे एस्केप हो गए यानी कि आए और गुजर गए आपको पता नहीं चला, और जितने आपने ढूंढ लिए, जो आपने ढूंढ लिए वो तो आपने ढूंढ लिए, लेकिन जो नहीं ढूंढे कोने खुरदनों में आपके जो चले गए ठीक है, ऑफ कोर्स वो बग्स तो हैं लेकिन ये कि आपने तलाश नहीं किया, कुछ अरसे बाद आपको दोबारा मिलना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस्केप्स कम होने चाहिए। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, इसको जरा मैं एक बार बंद कर दूंगा। इसका हल है डिफेक्ट कंटेनमेंट एंड टोटल डिफेक्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, या डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। एक छोटी सी एग्जांपल इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिफेक्ट कंटेनमेंट लुक्स एट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफेक्ट डिटेक्शन टेक्निक्स, effectiveness of the defect detection technique to keep defects from escaping into the later phases or into operations. ये ऐसी टेक्निक है जो कि escapes कम करती है। अब ऑफ कोर्स बंद तो नहीं कर सकती, लेकिन एक मिनिमम करने की कोशिश करती है, escapes कम हो। कैसे? जरा इसकी एग्जांपल को देख लें जरा। फर्ज कर लें कि आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर 15 डिफेक्ट निकाले थे, ठीक है, और एस्केप हो गए 5, डिजाइन में जाके रीअपीयर हो गए, फिर कोडिंग में एक और अपीयर हो गया, फिर टेस्टिंग में 3 अपीयर हुए, फिर फील्ड में, यानी फील्ड का मतलब जो कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है, ऑपरेशंस में चले गए तो एक और अपीयर हो गया। तो टोटल कितने निकला है?
आपने कुछ भी नहीं करना। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर आपने निकालना है कि कितने परसेंट उसकी एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट से जो कि निकले, तो 60% इसकी आ गई। ठीक है, डिफेक्ट कंटेनमेंट जिसे कहना चाहिए, इसका कितना आया, 60% इसका डिफेक्ट कंटेनमेंट आंसर आया। ठीक है, इसी तरीके से डिजाइन का कितना आया, 71%, कोडिंग का कितना आया, 77%। अब समझ आ रही किसका निकाला है इन्होंने। डिजाइन का कैसे निकालेंगे, इधर से शुरू करेंगे आप। ठीक है, 29 आपने डिजाइन में निकाले, यानी कंटेनमेंट क्या है, एक फेज के अंदर जो आपने डिफेक्ट्स निकालने हैं एज कंपेयर टू द डिफेक्ट्स दैट यू हैव फाउंड लेटर इन द लेटर फेजेस, इसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो 29 डिवाइड बाय टोटल जो आपने निकाले वो यहां पे आ रहे हैं। टोटल कितना है, 41, इसको आप डिवाइड करें तो 71% डिफेक्ट कंटेनमेंट आई। इसकी कितनी आई, 77%। तो मतलब क्या हुआ कि डिफेक्ट कंटेनमेंट का स्कोर कम किसका आ रहा है, ये देखें जरा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, मतलब कि यहां ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को फर्दर इंप्रूव करने की जरूरत है। तो देखें मैट्रिक आपको क्या दे रहा है, ये आपको आंख दे रहा है, आंख, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, किधर जा रहे हैं हम, किधर नहीं। तो पता ये लगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जिसकी मदद से रिक्वायरमेंट इंजीनियर, बिल्कुल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस स्ट्रांग नहीं, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स, एस्केप्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम फेज कंटेनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फेज कंटेनमेंट। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है मालूम करने का, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड दैट वर इंट्रोड्यूस इन द फेज, टोटल डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फेज इंक्लूडिंग दोज फाउंड लेटर, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसी तरीके से एक फार्मूला होता है टोटल डिफेक्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस मालूम करने का, the number of defects found prior to release, total defects found including those found after release, prior to release और after release, ये दो चीजें आ गई। ठीक है, तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिफेक्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड prior to release, इधर ऊपर आ जाए जरा, prior to release मतलब कि टेस्टिंग तक, ये देखें जरा, इधर तो रिलीज हो गया ना प्रोजेक्ट, तो टेस्टिंग तक कितने आ गए, 15 और 5 20, 1 21 और 3 24। 24 को आप डिवाइड कर दें 25 के साथ, इसी तरीके से फिर इधर आ जाएं, इनको जमा करें टेस्टिंग तक और फिर टोटल जो है उसके साथ डिवाइड कर दें। आपने 2 नहीं इसमें ऐड करना। ठीक है, क्योंकि 2 जो है ये पोस्ट रिलीज है, यानी रिलीज होने के बाद है। इसी तरीके से आपने इनका भी इस तरह से करना। नहीं समझ में आ रही, इधर देखें जरा, मेरा माउस पॉइंटर, इसे जमा किया, इसे जमा किया टेस्टिंग तक, डिवाइड बाय दिस, इसे जमा किया, इसे जमा किया, इसे जमा किया, डिवाइड बाय दिस 41, इसे जमा किया, इसे जमा किया, डिवाइड बाय दिस। तो ये आपका आ गया प्री रिलीज ऊपर आ गया, और पोस्ट रिलीज मतलब पोस्ट रिलीज का मतलब है कि ये जब पोस्ट रिलीज कर लेंगे तो फिर 2 उसके बाद आए ना, इसको आपने डिवाइड करा, तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल डिफेक्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस। असल चीज जो है वो अभी है कि जब आपने मालूम कर लिया तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी एक चीज होती है जो आप निकालते हैं, ये आखिरी है बस, उसके बाद आपको आजाद कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक हो गया। Number of defects found and removed by activity,
इधर देखिए जरा इस फार्मूले को, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी के बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। रिमूवल एफिशिएंसी कितनी है? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड एंड रिमूव्ड बाय एक्टिविटी, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन दैट एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट रिव्यू को देखें जरा, 15 ही आपने डिफेक्ट तलाश किया और 15 को आपने क्लोज कर दिया, इसलिए इसकी कितनी हो गई? डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी 100% है। 100% क्यों है? आपको स्केप्स पते नहीं है उस वक्त कितने स्केप्स हुए, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसकी डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या है। आप कहेंगे 100% है, बस हमें 10 डिफेक्ट मिले थे, हमने 10 ठीक कर दिए, खत्म बात। जब आगे जाते हैं ना लेटर फेजेस में, फिर आपको स्केप्स पता लगते हैं कि फर्स्ट फेज में ये 2-3 डिफेक्ट्स रह गए थे या इस फेज के अंदर अपीयर हो गए। अब इधर आए, तो देखें डिजाइन, अगर हम डिजाइन की बात करें ना, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आए? अगर सिर्फ डिजाइन रिव्यू की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्केप्स कितने हैं? पहली तो बात है कि रिक्वायरमेंट से 5 निकले थे और 29 यहां पे आइडेंटिफाई हुए हैं, तो ये दोनों अकोमुलेट होंगे ना, क्योंकि ये तो रिजॉल्व करने हैं आपने। इधर से 5 निकले थे रिक्वायरमेंट से, ये इधर आके और प्लस ये जो कि डिजाइन से निकले हैं, तो 5 कितने हो गए? 29 जमा 5 34। ये टोटल डिफेक्ट्स हैं जो कि अभी तक आपको पता लगे। इसको डिवाइड कर दें आप इन दो चीजों से जो अब ये निकालनी है आपने, प्लस इसमें मजीद ये चीजें भी आप ऐड कर लें। टोटल है ना, टोटल यानी कि टोटल जितने निकले हैं तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। फिर ये टोटल कितने आ रहे हैं? 2, 2, 4 और 1, 5, और ये टोटल कितने आ रहे हैं? 12। ठीक हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो कितना बना? 67%। तो 67% इसकी एफिशिएंसी निकल आई डिजाइन की। ये 60 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे नीचे आ जाए, अब कोड भी शामिल हो गया दरम्यान में, ठीक है। जब कोड शामिल हो गया तो ऑफ कोर्स फिर सारे जो ऊपर से आ रहे हैं अकोमुलेट होंगे, ठीक है। जैसे कि 1 + 3 + 54, इन सबको जमा किया, डिवाइड कर दिया, इसके साथ जमा आगे जो जितने भी अगली फेजेस में एरर्स आ रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे आप। तो इसकी कितनी निकलाई? 45%। इसी तरीके से सबकी निकाल ली। इसका मतलब क्या है कि डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी जो है किन किन एरियाज की वीक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि देखें इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा वीक आ रही है, यूनिट टेस्टिंग की भी इतनी अच्छी नहीं आ रही। तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज। ठीक हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि डिफेक्ट्स आ रहे हैं और कितने आप रिमूव कर रहे हैं। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इस चीज को कह रहा है वो, ठीक है। एक और बात याद रखिए, आप कंफ्यूज ना कर दीजिएगा इन दोनों को, ठीक है। एक थी यहाँ पे हमने क्या पढ़ी थी, ये तो हमने एक फिलॉसफी पढ़ी थी डिफेक्ट डिटेक्शन की। यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ी थी, डिफेक्ट कंटेनमेंट एंड टोटल डिफेक्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस। डिफेक्ट कंटेनमेंट या फेज कंटेनमेंट जैसे हम कहते हैं, वो ये था कि एक फेज के अंदर जितने डिफेक्ट निकल रहे हैं ये उसकी एफिशिएंसी थी, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस थी। और एक ये था कि एक फेज में जितने निकल रहे हैं एज कंपेयर टू जितने भी टोटल निकल रहे हैं, उसकी क्या आंसर आया था? टोटल डिफेक्ट कंटेनमेंट इफेक्टिवनेस। और फिर ये जो चीज है, ये जो चीज अब पढ़ा रहा हूं ये वाली, इसका क्या नाम है? डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। ये रिव्यू टेक्निक की, यानी कि जो टेक्निक आप यूज करके डिफेक्ट निकाल रहे हैं, इसे कहते हैं रिव्यूज या इंस्पेक्शन, जो भी आप तरीका यूज करते हैं। रिव्यूज। डिफेक्ट कैसे निकालेंगे आप? ऑफ कोर्स कोई ना कोई आप तरीका अप्लाई करेंगे तो डिफेक्ट निकलेगा। तरीका अप्लाई करने का एक
मेथड है रिव्यूज निकालना, रिव्यूज की मदद से करना। या आगे हम पढ़ेंगे अगले वीक में रिव्यूज कैसे किए जाते हैं, रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन। इसके लिए हमें एक अलग से लेक्चर अरेंज करना पड़ेगा, रिव्यूज प्लस इंस्पेक्शन। कोड रिव्यूज भी होते हैं, डिजाइन रिव्यू भी होते हैं, रिक्वायरमेंट रिव्यू भी होते हैं। ये उसकी बात की जा रही है कि उसकी डिफेक्ट निकालने की एफिशिएंसी कितनी है। जितनी ज्यादा डिफेक्ट निकालने की एफिशिएंसी होगी उस फेज के अंदर, उतनी उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। और जितने उसमें स्केप्स आएंगे, यानी कि डिफेक्ट रिमूवल नहीं करेगा, और ऑफ कोर्स फिर स्केप्स आएंगे ना, आगे जाएगी चीज, उसकी रिपरकशन आगे चलती चली जाएंगी, इतने वो रिव्यू प्रोसेस हल्का होगा, अच्छा नहीं है। तो रिव्यू भी तो एक प्रोसेस ही है ना, इसको क्या इम्प्रूव नहीं करना आप लोगों ने। ये पेपर बहुत टेक्निकल होगा, मैं आपको ये एक चीज तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। जो क्लास में बैठे हुए ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ये समझ कि जैसे यहाँ पे ड्रामा चल रहा है और हम इसको देख के एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज आएगी इंशाल्लाह बहुत करीब। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और ऐसे स्टूडेंट को मैं बिल्कुल फेल कर देता हूँ। पहली तो बात अब ये याद रखते हैं, बिल्कुल खातर में नहीं लाता। सही है, तो इस दफा पेपर तो बहुत टफ होगा, ये तो बात बिल्कुल तय है। क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ 3 से 4 घंटे तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर फेल है। तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी एक मैट्रिक है जो किस लिए यूज होता है। मैं अगर पूछूं सिंपल क्वेश्चन, रिपीट कर सकते हैं अभी जो सारी राम कहानी मैंने सुनाई, रिपीट करें, अभी पता लग जाएगा कौन जाग रहा है। हाँ भाई, आखिरी लाइन में से कोई बताए, कोई भी बता दे। ये किस पे अप्लाई होती है टेक्निक, अभी किस प्रोसेस पे अप्लाई हो रही है? गलत। ये देखें, छोटी सी चीज थी ना, लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया, स्किप हो गई। फिर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो मैं कहूँ कि डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी किस पे अप्लाई होती है? आपके प्रोसेस पे अप्लाई होती है। मैं तो इसका आंसर जवाब 0 कर दूंगा। आपके रिव्यू टेक्निक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं डिफेक्ट निकालने के लिए, जो रिव्यू टेक्निक, ये डिफरेंट है, ये फेजेस नहीं है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं है। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और रिव्यू लिखा है। दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिफरेंट चीज है। रिक्वायरमेंट तो प्रोसेस चल रहा है, वो हो गया प्रोसेस, अब आपने उसके ऊपर रिव्यू किया, उसको इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, रिव्यू करने का नतीजा डिफेक्ट पता लगेगा। कहा यह जा रहा है कि डिफेक्ट रिमूवल की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए है उस फेज में, ताकि ये डिफेक्ट आगे ना चले जाए डिजाइन फेज में, कोडिंग की फेज में, टेस्टिंग की फेज में। ये कॉस्ट होगी, रीवर्क होगा, क्वालिटी डिग्रेड करेगा। आप समझे? नहीं, मेरा भी ख्याल नहीं है, पूछ लेते हैं। आप बताएं जरा। रिक्वायरमेंट रिव्यू करने के लिए मैं वो करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं ताकि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आगे रहें, कॉस्ट ये भी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको आप कंफ्यूज ना कीजिएगा इसके साथ प्लीज, डिफेक्ट कंटेनमेंट। ठीक है, डिफेक्ट कंटेनमेंट इज डिफरेंट थिंग। इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि डिफेक्ट कंटेनमेंट अगर स्कोर हल्का आ रहा है, इसका मतलब कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, नॉट रिव्यू, वो ठीक तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से डिफेक्ट स्केप हो रहे हैं। तो डिफेक्ट कंटेनमेंट जो है वो ज्यादा होने चाहिए, उसका स्कोर ज्यादा होना चाहिए, जैसे 71, 77। इट मीन्स के काफी ज्यादा हमने एरर वहां पे रिजॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है जी।